नमस्ते बच्चों। YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 9th में आज से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोगों को जो है एक चर में वाले रैखिक समीकरण आने चाहिए, जो हमने कक्षा 8 में पढ़े हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इससे पहले भी हमें जो है रैखिक समीकरण आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये क्रम से जब हमें आएंगे, रैखिक समीकरण से भी पहले हमें समीकरण की गतिविधि आनी चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है। तो हम लोग जो है जब क्रमबद्ध तरीके से इनका जब अध्ययन करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण का अध्ययन करेंगे, इक्वेशन क्या होता है, फिर हम रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और बाद में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हमारा चैप्टर है और यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कुछ सूत्र और परिभाषाएं हैं, वो आपको लिखनी है विधिवत रूप से अपनी फेयर कॉपी पे, और इसको जो है बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बच्चों सबसे पहले समीकरण के बारे में समझेंगे, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन, लेकिन हो सकता है आपने समीकरण के बारे में परिभाषा नहीं पढ़ी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इक्वेशन यानी समीकरण क्या होता है, तो हमने लिखा है दो बीजीय व्यंजकों अथवा बहुपदों के समता के ऐसे कथन। देखिए समता का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो दो बीजीय व्यंजक हैं अथवा बहुपद हैं कि समता के ऐसे कथन को जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशियाँ होती हैं, समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो बीजीय व्यंजक होंगे अथवा बहुपद होंगे, उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा होगा, साथ में जो है एक या एक से अधिक अज्ञात राशियाँ होंगी उसमें। तो इस टाइप का जो है इक्वेशन, इस टाइप को जो है समीकरण का रूप कहते हैं, जिसमें बराबर का चिन्ह बस होता है। साथ साथ इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसके कुछ गुण होते हैं जो है समीकरण के, वो भी हमने लिखे हुए हैं कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ दी जाए, कुछ भी आप जोड़ दें दोनों पक्षों में, या समान राशि घटा दी जाए, तो इससे समता के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब जो समीकरण दिया गया है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, उसमें दो पक्ष होंगे LHS और RHS, और इसमें हम कोई भी राशि जोड़ दें दोनों साइड में समान राशि, जैसे 5 जोड़ दें, 10 जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें या घटा दें, तो समता के चिन्ह पे यानी बराबर का चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा बराबर लगा है वैसा ही बना रहेगा। दूसरा एक हमने लिखा हुआ है पॉइंट, समीकरण के दोनों पक्षों को बिना समता यानी बराबर में परिवर्तन किए समान अशून्य संख्या नॉन नेगेटिव से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। अशून्य संख्या का मतलब जो शून्य नहीं है, शून्य के अतिरिक्त आप जो है कोई भी संख्या ले लें, उससे हम समीकरण के दोनों पक्षों में जो है मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, इससे जो है बराबर के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आपको लेना अशून्य संख्या है, क्योंकि आप शून्य संख्या लेंगे तो फिर आपका समीकरण 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि समीकरण के किसी भी पद को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जाता है, ऐसा करने पर पद चिन्ह बदल जाता है। देखिए हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं LHS से RHS में या RHS से LHS में। थोड़ा हम बता दें कि बराबर चिन्ह लगा है, यहाँ पे इस साइड में होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड में होता है राइट हैंड साइड। तो हम लोग अवयवों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर पद चिन्ह बदल जाता है। तो स्थानांतरण करने के नियम कुछ पढ़ाए गए हैं। स्थानांतरण, जब हम लोग स्थानांतरण करते हैं, स्थानांतरण इसको हम लोग पक्षांतर कहते हैं। तो इसके कुछ नियम बनाए गए। नॉर्मल नियम आपके हैं कि प्लस का पक्षांतर माइनस होता है, माइनस का पक्षांतर प्लस होता है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है और भाग का पक्षांतर गुणा होता है। और भी पक्षांतर होते हैं, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल होता है, वर्गमूल का वर्ग होगा, और घन का घनमूल, घनमूल का घन। तो ऐसा करने पे पद चिन्ह बदल जाता है। देखिए साफ लिखा हुआ है। तो ये कुछ आपके जो है समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। इसके बाद हम लोग जो है अध्ययन करेंगे रैखिक समीकरण की ओर। इसे आप नोट करें।
आगे हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के बारे में, जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है रैखिक समीकरण? ऐसे समीकरण जिनमें केवल रैखिक बहुपद हो। रैखिक का मतलब ये हुआ कि चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, अर्थात एक घात वाले बहुपद हों, ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इन्हें हम सरल समीकरण भी कहते हैं। कोई पूछता है सभी सरल समीकरण क्या होते हैं, तो आप बताएं रैखिक समीकरण को ही सरल समीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए हमने लिखे हुए हैं उदाहरण में कि 3x + 2 = 5, 2x + y = 6, 5x + 3y = 6, काफ़ी ले सकते हैं इत्यादि। तो देखिए ये रैखिक समीकरण है पहला आपका एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि चर की आपकी मैक्सिमम पावर 1 है। दूसरा भी आपका रैखिक है, इसमें 2 चर आए हैं लेकिन मैक्सिमम पावर आपकी 1 है। तीसरा एग्जाम्पल भी रैखिक है क्योंकि देखिए 2 चर आए हैं, इनकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो आप जो है तुरंत फैसला करें कि ये आपका रैखिक कहलाएगा। ठीक है, एक परिभाषा और लिखी है इसकी हमने कि ऐसे समीकरण जिनमें चर की एक घात हो, मैक्सिमम पावर 1 होती है, रैखिक समीकरण का स्वरूप होते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब एक चर में रैखिक समीकरण और 2 चर में रैखिक समीकरण। इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों अध्ययन करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानकारी समझें कि ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर राशि वाले रैखिक बहुपद अर्थात एक घातीय बहुपद हों, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें देखिए एक चर राशि होगी, एक ही तरीके की चर राशि होगी। अगर x है तो x में ही इक्वेशन होगा, y या y में इक्वेशन, इस तरीके से। ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिए हमने 3x - 2 = 0, 2x + 2 = 6x - 5, 7x + 5 = 3, 2x + 3 = 4x + 1 और भी इत्यादि ले सकते हैं। तो देखिए इनमें क्या है कि देखिए एक ही प्रकार की देखिए चर राशि है। जैसे पहले समीकरण में आपका x आया है, दूसरे समीकरण में भी देखिए x ही आया है, तीसरे समीकरण में भी देखिए एक चर राशि है, चौथे समीकरण में भी x आपका आया है। लिखा कितनी ही बार हो लेकिन आपका x आया है। इस पे देखिए मैक्सिमम पावर 1 है तो ये रैखिक को शो कर रही है, एक पावर रैखिक को शो करती है। और भी हमने कुछ लिखा हुआ कि एक चर x वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसे मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0 होता है। ये आपका एक मानक रूप है, व्यापक रूप है। ठीक है, ये आपको हर किताब में लिखा मिलेगा। जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या है, यहाँ पे संख्याएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स आए हैं। ठीक, और a का मान 0 नहीं है। अगर a आप 0 कर देंगे, ये पार्ट 0 कर देंगे, ये ax लिखा हुआ है + b लिखा हुआ है = 0, x में आपका समीकरण है, अगर ये 0 कर देंगे आप, 0x + b = 0, तो आपका समीकरण ख़त्म हो जाएगा, चर राशि ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है a का मान 0 नहीं होगा। साथ ही हमने एक समस्या और लिखी है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल, केवल एक हल होता है। इसे अगर सॉल्व करें तो आपका केवल x का एक उत्तर आएगा। एक का मतलब है कोई भी आंसर आ सकता है लेकिन आंसर की संख्या आपकी 1 होगी, ऐसा नहीं होगा कि कई आंसर आए। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आगे हम जो लोग चर्चा करेंगे जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कहने का मतलब है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आप इसे नोट करें। आगे हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों जो हमारा चैप्टर है आज का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लिखा हुआ है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हेडिंग करके लिखा है ऐसे समीकरण जिन्हें ax धन by धन c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं यहाँ पे रियल नंबर हैं आपके, तथा a b का मान किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 कर देंगे तो आपके ये चर खत्म हो जाएंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अतः 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ax धन by धन c = 0 होता है, जहाँ a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा साथ ही a और b का मान 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल। एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल ले लें, x + 2y = 3, तो ये आपके देखिए 2 चर आए हैं, मैक्सिमम पावर 1 है, तो 2 चर में रैखिक समीकरण है ये। दूसरा एग्जाम्पल में भी देखिए 2 चर आए हैं x और y, मैक्सिमम पावर इनकी 1 है, तो 2 चर और मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये रैखिक कहे जाएंगे, लीनियर इक्वेशन कहे जाएंगे। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए 2 चर x और y आए हैं, इनमें मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये सभी आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो है एग्जाम्पल है। एक परिभाषा हमने और लिखी अथवा करके कि ऐसे समीकरण जिन्हें ax धन by धन c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो,
जहाँ ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब थोड़ा इनके और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी ले लें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इनके जो है कई सॉल्यूशन होते हैं, इनके सॉल्यूशन की कोई गिनती नहीं है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कितने सॉल्यूशन है। जैसे जैसे आप x का मान रखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका y का मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब इनके इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, अपरिमित रूप से बहुत सारे अनेक हल होते हैं। दूसरा हमने पॉइंट लिया है कि यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण आलेख बनाया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अगर इनका जो है ये जो इक्वेशन दिया है इनका हम आलेख बनाएं, जो आप क्लास 8th में पढ़ के आए होंगे हल्का पूरा, x प्लस डायरेक्शन, x माइनस डायरेक्शन, y प्लस डायरेक्शन, y माइनस डायरेक्शन, बीचों बीच होता है ओरिजिन मूल बिंदु। तो इसका हम आलेख बनाएं, यानी कि ज्यामितीय रूप में से ग्राफी रूप में एक तरीके से हम ढाल है ऐसे, तो इस रेखा का ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होगा, ये इस टाइप का। ठीक है, तो यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी सरल रेखा को निरूपित करता है, एक ऐसी सरल रेखा बना रहा है ज्यामितीय रूप में कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उस सरल रेखा के बिंदु को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। जो भी इसके हल होंगे वे सभी आपके इसी के बिंदु बन जाएंगे, आपके इसी लाइन पर होंगे। आपके जितने भी आप हल निकालना चाहें इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, सभी आपके यहाँ उपस्थित होंगे। उस रेखा का प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ये बिंदु देख रहे हैं, ये इसके हल है, क्योंकि इन्हीं को सॉल्व करके ये बिंदु लाएंगे आप। तो इसके साथ साथ एक हम पॉइंट और एक्स्ट्रा में देना चाहेंगे आपको, तो आप लिखना चाहें लिख लें कि यदि कोई बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं यदि कोई बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं है। अगर कोई बिंदु मान लीजिए सरल रेखा पर स्थित नहीं है तो इस स्थिति में क्या स्थिति होगी, तो यह समीकरण का हल नहीं होगा। तो वह बिंदु समीकरण का हल नहीं होगा। ये भी आप जो है पॉइंट आप ऐड कर लेंगे जो पॉइंट लिखाए हैं। मान लीजिए ये बिंदु तो हल होंगे, सपोज दैट ये बिंदु हमने अलग से ले लिया कोई पॉइंट, तो ये आपका इस रेखा का हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा पर स्थित नहीं है। जो बिंदु होते हैं जिस रेखा पर स्थित होते हैं उसी रेखा के वो हल होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में जो बिंदु आपका इधर उधर है तो वो आपका देयर आर नो सॉल्यूशन, वो आपका हल नहीं होगा आपका रेखा का। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, साथ में ये पॉइंट मैन भी नोट कर लेंगे, नोट करें। आगे हम लोग बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण कथन पढ़ाएंगे इस समीकरण के बारे में। देखिए लिखा हुआ है यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 में a बराबर 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 अथवा a डज नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 0 हो तो यह समीकरण क्रमशः by प्लस c इक्वल टू 0 या ax प्लस c इक्वल टू 0 बन जाता है तथा प्रत्येक स्थिति में हमें एक चर वाला समीकरण प्राप्त होता है। अर्थात एक चर वाले रैखिक समीकरण भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं। देखिए अगर हम एक पार्ट 0 कर देंगे, a 0 कर देंगे तो b आपका सेफ रहेगा, तो y में इक्वेशन बन जाएगा। अगर b 0 कर रहे हैं तो y 0 हो जाएगा आपका, एक तरीके से y 0 हो जाएगा तो x में इक्वेशन बन जाएगा। कहने का एक चर राशि बनेगी। ठीक है, तो ये भी कथन आपके लिए है। अगला हमने लिखा हुआ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल को क्रमिक युग्म a, b के रूप में लिखा जाता है, जिसमें पहले x का मान लिखते हैं और बाद में y का मान लिखते हैं। तो इनके सॉल्यूशन को लिखने का तरीका है x, y बराबर a, b। तो पहले x का मान लिखेंगे a, फिर बाद में y का मान लिखेंगे b, ना कि आप अपोजिट नहीं लिखेंगे। ये डज नॉट इक्वल टू b, a ऐसे नहीं लिखेंगे, जिस तरीके से बताया गया है वैसे ही आप लिखेंगे। आगे हमने और बात बताई है आपको कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल प्राप्त करने की सरल विधि सबसे है कि x बराबर 0 रख लें। ठीक है, तो y का संगत मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति में y का मान 0 पर रख लें अगर, तो x का संगत मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद जो भी अन्य सूत्र और परिभाषाएँ बची हैं वो हम आगे जब हम एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे और यदि आवश्यक होगा तो हम लोग फिर से पुनः जो है लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम अभी के लिए केवल इतना आपका पर्याप्त है जो है परिभाषाएँ और सूत्र।
और आज से ही हम लोग इसी वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे आप नोट करें। देखिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है आपकी 4.1। देखिए इसमें कुछ NCERT के क्वेश्चन हैं और कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले NCERT का प्रश्न ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखिए सॉल्यूशन में आप जो सवाल कहता जाए वो लिखते जाएंगे। प्रश्नानुसार में आपसे कहा गया है, सिस्टम से कह रहे हैं ये कि प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक कलम की कीमत से दोगुनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तब आप लिख सकते हैं कि एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत ये दुगनी है, ठीक है। कहने का मतलब इस सवाल ने ये कहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो एक नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत दुगनी करेंगे तब ये आपके बराबर होंगे। तो आपसे कहा गया है इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। केवल रैखिक समीकरण बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप कीमत मान लें, सॉल्यूशन में मान लिया, माना कि एक नोटबुक की कीमत आप मान लीजिए बराबर रुपए X है, तथा माना कि एक कलम की कीमत आप मान लीजिए रुपए Y है। प्रश्नानुसार कह रहे थे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, अर्थात एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत दोगुना कर दें तो आपके बराबर होंगे। तो यहाँ नोटबुक की कीमत लिखेंगे जो कि X मानी थी हमने, इक्वल टू कलम की कीमत लिखेंगे बाई मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यह मल्टीप्लाई कर लें तो आपका रहेगा X इक्वल टू 2/। आपका ये भी आंसर हो सकता है बिल्कुल सही, या इक्वेशन का रूप बना लें तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, पक्षांतर करेंगे 2/। का तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर तो प्लस का 2/, आके आपका माइनस का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं या X माइनस 2/, इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दो चर X और Y में ये रैखिक समीकरण, मतलब मैक्सिमम पावर 1 वाला समीकरण बन गया है। तो मैक्सिमम पावर जब 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे नोट करें। आगे बच्चों हम लोग NCERT के दूसरे क्वेश्चन पे विचार करेंगे। ये NCERT प्लस प्रश्न चल रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को AX धन BY धन C बराबर 0 के रूप में व्यक्त करिए। इस रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ABC के मान बताइए, ठीक है। इसमें काफ़ी पार्ट हैं आपके। जैसे पहला पार्ट है 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9.35 पावर बार, यानी बार का मतलब है 5 का अंक कई बार आया है। जिस अंक पे ऊपर बार का निशान लगा है उसका मतलब वो अंक आपका कई बार आया है, ठीक है। दूसरा पार्ट है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तीसरा पार्ट है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर 6। चौथा पार्ट है x बराबर 3y। पाँचवा पार्ट है 2x बराबर माइनस 5y। छठवां पार्ट है 3x माइनस 2 बराबर 0। सातवां पार्ट है y माइनस 2 बराबर 0 और आठवां पार्ट है 5 बराबर 2x। तो देखिए इसमें AX धन BY धन C बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो इसका हम देखो एक सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं आपको। तो सॉल्यूशन पहले का जैसे हम कर लें तो लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पावर बार। देखिए 9.35 पावर बार का मतलब है उसी अंक का रिपीट हुआ है 9.355555 कई बार आया है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब सभी 5 हटा के बार लगा दिया है। मैंने आप समझे संख्या है। तो सबसे पहले तो आप इस रूप में लिखने के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके प्लस के 9.35 पावर बार है, इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो आपका बनेगा 2x प्लस 3y माइनस के 9.352 बार इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें
और हम अपने समीकरण से तुलना कर देंगे इसकी। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक की आप तुलना करेंगे ax धन by धन c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और जैसे ही कंपेयर कराएंगे आप तो आपको मल्टीपल ऑफ x एंड मल्टीपल ऑफ y एंड आपको लास्ट में अचर पद वेरिएबल जो भी है आपका नॉन वेरिएबल वो आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए चिन्ह सहित लेना है। तुलना कीजिए हमने x के रिप्लेसमेंट में x है, a के रिप्लेसमेंट में 2 है, वो भी प्लस का, तो आपका रहेगा a इक्वल टू +2, a का मान आ गया है। y के रिप्लेसमेंट में y है, b का रिप्लेसमेंट आपका 3 है प्लस का, तो b इक्वल टू रहेगा +3, और लास्ट में लिखा है c और यहाँ पे माइनस का ये सो हो रहा है, तो c इक्वल टू -9.352 पावर बार। तो ये आपके रहे ए बी सी के मान जो हमें रिक्वायर्ड करने थे। इसी तरीके से हम लोग बच्चों बाकी के भी निकाल सकते हैं। जैसे ये समीकरण है, इसमें पक्षांतर भी नहीं करना है, तो a का मान प्लस का 1 रहेगा, b का मान माइनस का 1/5 रहेगा, c का मान -10 रहेगा। तीसरे पार्ट में a बराबर रहेगा, पक्षांतर कर लेंगे 6 का, तो a बराबर -2 रहेगा, b बराबर +3 रहेगा और c बराबर +6 रहेगा। आगे इसमें भी पक्षांतर कर लेंगे आप हैं, और जो अब्सेंट हो उसको आप 0 कहेंगे। ठीक है, जैसे ये हम चौथा पार्ट समझा दें। आपका लिखा है x इक्वल टू 3y, तो 3y प्लस का पक्षांतर करें तो आपका रहेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ x आपका a कहलाता है, a इक्वल टू +1, b इक्वल टू -3। अब आपका अचर पद नहीं है तो c इक्वल टू 0 लेंगे आप। जो अब्सेंट हो उसको आप 0 लेंगे हैं। यहाँ पर भी आपका अब्सेंट है तो आप अचर पद 0 लेंगे। यहाँ पे y नहीं है तो b का मान 0 होगा, यहाँ पे x नहीं है तो a का मान 0 होगा, और यहाँ पे y नहीं है तो y का मान 0 होगा। कहने का मतलब पक्षांतर करने के बाद जो अब्सेंट होता है उसे हम 0 के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अब्सेंट को 0 कहेंगे, नोट करें से। देखिए आगे बच्चों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2 थे आपके, वो आपके समाप्त कर दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो इनको कहेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर x और y वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है जिसमें आपके 2 चर नज़र आते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ समीकरण दिए गए हैं। जैसे पहला पार्ट दे रहे x इक्वल टू -7, दूसरा पार्ट है y इक्वल टू 4, तीसरा पार्ट है 3x इक्वल टू 4, चौथा पार्ट है 6y 6y इक्वल टू 3, पाँचवा पार्ट है 3x इक्वल टू 4y। तो देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल एक बता रहे हैं आपको सॉल्यूशन के रूप में। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं। आपका लिखा हुआ है x इक्वल टू -7। ठीक है, इसको हमें x और y के रूप में व्यक्त करना है। इसमें y नज़र नहीं आ रहा है तो आप y का 0 लेके काम करेंगे। लिखने का तरीका क्या है, तो या करके आप इसे लिख सकते हैं। पहले तो आप मल्टीपल ऑफ x दिखाएं तो x का मल्टीपल 1 मान सकते हैं। यहाँ पे x के साथ में कोई नहीं है तो 1 ले सकते हैं आप। तो आप लिखेंगे या करके 1 इंटू x इक्वल टू -7। ठीक, अब -7 का पक्षांतर करें आप। पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो आपका रहेगा 1x + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपका y नज़र नहीं आ रहा है तो y को हम 0y करके ऐड कराएंगे। तो आप यह करके लिख सकते हैं कि 1 इंटू x प्लस के 0y प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों को x नज़र आ रहा है, y नज़र आ रहा है, और हमारा 2 चर के रूप में आपका समीकरण बना हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे शो करेंगे। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका y इक्वल टू 4 दिया है, बिल्कुल ऐसा ही पार्ट रहेगा आपका सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड। तो आपको दिया है y इक्वल टू 4, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए y को हम लिखेंगे 1y, या लिखेंगे 1 इंटू वाई इक्वल टू प्लस का 4 दिया है, यहाँ माइनस का 7 था तो इसका +4 पक्षांतर करेंगे आप। तो यहाँ फिर लिखेंगे आप पक्षांतर करने पर तो आपका रहेगा 1 इंटू वाई -4 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे x नहीं है तो आप x को 0x मान लेंगे। तो आप यह करके लिखेंगे कि 0 इंटू एक्स प्लस के 1 इंटू वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0। आपके इसमें भी देखिए 2 चर नज़र आ रहे हैं, x और y। इसी आधार पे हम 3x इक्वल टू 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 आप साइड में लाएंगे तो 3x -4 इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ये प्लस का 4 है।
पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें y नहीं है तो 3x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0 रहेगा, 0 लेंगे y के रूप में। अगला है आपका 6y इक्वल टू 3। इसमें क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करें आप तो प्लस का 3 आपका माइनस हो जाएगा, तो 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। x नहीं है तो 0x ले लें आप, 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। और आगे 5वां पार्ट है 3x इक्वल टू 4y। तो इसमें 4y का पक्षांतर कर लेंगे आप, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो आपका ये संभवतः ऐसा ही रहेगा लगभग में। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग कुछ पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। चाहें तो इसमें अचर राशि नहीं है तो 0 मान लें, जैसे इसमें अचर राशियाँ आई हैं। जानकारी दे दें आपको, राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, चर और अचर। ठीक है। राशियों की बात करें, राशियाँ ये नोट कर लेना आप, राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, चर और अचर। चर राशियाँ कौन होती हैं, जो अंक के रूप में ना लिखी हों। जैसे जो अंक के रूप में ना लिखी हों, जैसे आप लिख सकते हैं x, y, z, a, b, c। अपठित राशियाँ होती हैं वगैरह, काफ़ी होती हैं। अचर राशियाँ अंक के रूप में होती हैं, सभी अंक आपके अचर हैं, 1 2 3 इन्फिनेटिव तक। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बाकी क्वेश्चन होमवर्क में ये लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है। 2 पार्ट हमने आपको बता दी है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण में एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, इसे आप नोट करें। अन्य महत्वपूर्ण सवालों के रूप में एक क्वेश्चन लास्ट और लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में खेले गए भारत और पाकिस्तान के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए हैं। तो सॉल्यूशन में आप जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन में वो लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको दे रहे हैं प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है कि 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए हैं। कहने का मतलब 2 भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्होंने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए हैं। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर बनाए हैं 292 रन। तो कहने का मतलब तब हम लिख सकते हैं कि पहले भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, पहले भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन प्लस दूसरे भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर दोनों ने मिलकर 292 रन बनाए हैं। ठीक है। यहाँ भी कुल रन लिख लें आप। तो आपको समीकरण के रूप में लिखना है, तो पहले तो इनके रन मान लीजिए कितने कितने बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सॉल्यूशन में माना कि पहले भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर x है, तथा दूसरे भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर 22 है। प्रश्नानुसार कह रहा है मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए हैं। तो पहले भारतीय बल्लेबाज के कुल रन और दूसरे भारतीय बल्लेबाज के कुल रन बराबर 292 लिखेंगे आप। पहले ने बनाए हैं आपके x रन प्लस दूसरे ने बनाए हैं y रन बराबर 292। प्लस के 2 से 92 का पक्षांतर कर लें आप तो समीकरण का रूप बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर
तो आपका रहेगा x प्लस बाई माइनस के 292 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण के रूप में बन गया। और यही कह रहे थे कि जो है इसमें करना क्या है कि इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बन गया और ये साथ में एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि यदि किसी भी सवाल में आज के जो भी सवाल लगाए गए हैं, जो भी आपको सूत्र परिभाषाएँ लिखाए गए हैं, कोई भी समस्या है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट दे सकते हैं, तो आपकी जो है सहायता दी जाएगी, आपको मदद की जाएगी आपकी। और साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। अगर प्रॉपर आपको क्लियर हो रहा है पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा समझ में आ रहा है तो आप जो है इसे जो है ज़रूर जो है वीडियो को लाइक किया करें, जिससे हमें भी जानकारी मिलेगी कि इतने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। साथ ही अन्य वीडियो और भी बनाने में हमें जो है उत्साह महसूस होगा कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइक अवश्य किया करें वीडियो देखने पर और साथ साथ पूरा वीडियो देखा करें, जिससे लास्ट तक जो जानकारी आपको दी जा रही है वो आपको मिल सके। ठीक है, साथ ही जो है इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे अन्य चैप्टर के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। और साथ साथ जो है इस चैनल की लिंक या वीडियो की लिंक को आप भेज भी सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में, जो भी आपके क्लास 9th के साथी हैं। तो आपके साथी भी या मित्र भी जो है इस YouTube चैनल का, मैथमेटिक्स चैनल का लाभ उठा सकते हैं, आपके साथ पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका भी ख्याल रखें। ये एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे आपको अगली एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देंगे। जो भी सूत्र परिभाषाएँ लिखाए गए हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से कॉपी में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिख लें, कुछ जगह भी छोड़ दें जिससे और भी सूत्र परिभाषाएँ वहाँ पे लिखवाई जा सके। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे और नेक्स्ट टर्न पे आपको अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।